चैप्टर 77 4 6 बच्चे पैदा करना। क्रैकर्स बर्थडे विश। दीप्ति को देख मोक्ष और ईशानी दोनों की आंखें काफ़ी सर्द हो गई थी। वहीं घर वाले भी समझ गए थे कि दीप्ति और उसकी फैमिली का यहाँ होना ईशानी और मोक्ष को पसंद नहीं आया। वहीं इतना बेइज्जत होने के बाद भी दीप्ति और उसकी फैमिली किसी ढीठ की तरह वहीं खड़े थे, जैसे उनके जाने का कोई इरादा ही ना हो। वीरेंद्र जी ने मोक्ष को देखते हुए बड़े ही विनम्र आवाज़ में पूछा, बेटा मोक्ष, दीप्ति से ऐसी क्या गलती हो गई जो तुमने उसे अपने गार्ड से कहकर पिटवाया और उसे जॉब से भी निकाल दिया? मैं तो चाहता था वे तुम्हारे साथ काम करके कुछ बिजनेस स्किल सीखे ताकि आगे जाकर उसे बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत ना हो। दीप्ति भी मायूस और दुखी एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, मोक्ष, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वरना वे चाहे मुझे कितना भी मार लेती मैं कुछ भी नहीं बोलती। दीप्ति इस वक्त बहुत दयनीय और बेचारी लग रही थी, जैसे उसे ज़्यादा मासूम इस दुनिया में हो ही ना। पर मोक्ष को दीप्ति की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दीप्ति के इस मासूम बनने के नाटक देख मोक्ष को उससे और भी चिढ़ हो रही थी। मिस दीप्ति, मैंने पहले भी कहा था, इट्स मिस्टर राजवंश फॉर यू। मुझे मोक्ष सिर्फ मेरे अपने ही बुला सकते हैं। मोक्ष बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मुझे अनजान लोग मेरे नाम से बुलाएं। मोक्ष की इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर दीप्ति को डर लग रहा था। उसे लगा नहीं था उसकी इनोसेंट साइड देखकर भी मोक्ष को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे तो लगा था अपनी मासूमियत से वो मोक्ष का दिल पिघला देगी। तभी मोक्ष आगे बोला, और हाँ मिस दीप्ति, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है, इसीलिए आगे से मेरी वाइफ के बारे में बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मोक्ष के मुंह से ईशानी के लिए वाइफ सुनकर दीप्ति अंदर ही अंदर जल रही थी। इस वक्त उसे ईशानी से हद से ज़्यादा जलन और नफरत हो रही थी। ईशानी के जगह उसे होना चाहिए था। मोक्ष की वाइफ बनने का सपना उसने हमेशा से देखा था, पर उसकी यह सपना आज टूट गया था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। दीप्ति ने अपने गुस्से भरी आंखों से ईशानी की तरफ देखा, पर ईशानी की सर्द आंखें देख उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई थी। मोक्ष को दीप्ति को ऐसे धमकाते हुए देख कर माया जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वे आगे आकर बोली, मोक्ष बेटा, दीप्ति ये सब जेन्युइनली कह रही है, तुम उसे गलत मत समझो। अगर उसे पता होता ये लड़की तुम्हारी वाइफ है तो वे उसे कुछ भी नहीं कहती। ऐसे भी दीप्ति ने तो उसे कुछ कहा भी नहीं। उसने अगर दीप्ति को मारा ना होता तो आज यहाँ नहीं आते, और तुमने भी तो दीप्ति के बाद बिना सुने उसे सज़ा दिया। क्या ये गलत नहीं है? हम दोनों की फैमिली कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी तुमने दीप्ति को बड़ी सज़ा दिया। माया जी के मन में बस यही चल रहा था कि कैसे करके दीप्ति को फिर से राजवंश कॉरपोरेशन में जॉब ज्वाइन करना होगा ताकि फ्यूचर में मोक्ष के करीब जा सके। ऐसे भी अगर एक बार मोक्ष दीप्ति को चाहने लगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी मोक्ष की ज़िंदगी में कौन है? वे डाइवोर्स लेकर भी दीप्ति से शादी कर सकता है। माया जी की बात सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई थी। बक सबकी मोक्ष के गुस्से को समझ गए थे। वहीं ईशानी तो अपने हबी को देख रही थी कि आगे क्या करने वाला है। मोक्ष माया जी और वीरेंद्र जी को देख बोला, हो सकता है मेरी फैमिली आपको जानती हूँ, पर मेरे लिए आप सब सिर्फ अनजान हैं, इसलिए मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश आप ना करें तो बेहतर होगा। इतना कहकर वे ईशानी के पास बैठ गए और ईशानी के हाथ को पकड़ लिया। मोक्ष का ऐसा बर्ताव से रहाने फैमिली को अपनी इंसल्ट फील हो रहा था। वहीं मोक्ष और ईशानी को इतना पास देख दीप्ति के दिल मानो सांप लौट रहा था। वीरेंद्र रहाने माया जी को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। उन्हें अच्छे से पता था कि दीप्ति मोक्ष को कितना चाहती है, पर वे चाह कर भी कुछ भी मोक्ष को नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोक्ष दीप्ति से शादी नहीं कर पाया, जिस वजह से उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, पर वे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, ना ही कुछ बोल सकते थे। इतनी बेइज्जती होने के बाद तीनों वहाँ से चले गए, पर दीप्ति के मन में अभी भी बस यही चल रहा था कि कुछ भी करके मोक्ष को पाना है। एक बार मोक्ष उसका हो गया तो ईशानी को वे मोक्ष के लाइफ से जाने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं हॉल में सब बैठकर बात कर रहे थे। ईशानी को तो दादी माँ कल्पना जी और नव्या ने घेर रखा था। वहीं मोक्ष को उन सब की इनसाइड कर दिया था।
इसीलिए मोक्ष अपने फ़ोन में मेल चेक कर रहा था। ईशानी के सामने वहीं सारी स्नैक्स, फ्रूट्स, पेस्ट्रीज रखी हुई थी जिसे दुनिया के बेस्ट शेफ ने बनाया था। दादी माँ ने पहले से ही ईशानी की सारे फेवरेट डिश के बारे में पूछ लिया था। फिर दादाजी बोलकर आज उन्होंने ये सब स्पेशली शेफ से बनवाया था। दादी माँ मोक्ष को फ़ोन में बिजी देखकर बोली, नालायक, जब तुम्हारी वाइफ यहाँ है तो तुम उस फ़ोन में क्या देख रहे हो? अगर ऐसे ही रहे तो पता नहीं कब अपने परपोता परपोती को मुंह देख पाऊंगी। उनकी बात सुनकर ईशानी की गाल शर्म से लाल हो गई। कल्पना जी ने भी दादी माँ की बातों को सपोर्ट करके बोला, हाँ माँ। वही बाकी सब भी दादी माँ की बातों से सहमत लग रहे थे। वहीं मोक्ष बेशर्मी से बोला, अगर आप इसी तरह बेबी डॉल से चिपके रहे तो हमारे बच्चे तो देर से ही आएंगे ना। अगर आप सबको हमारे बच्चे देखने हैं इतनी जल्दी हैं तो आप सब हम दोनों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते ताकि हम प्रोसेस स्टार्ट कर सके। मोक्ष की इतनी बेशर्म भरी बातें सुनकर तो ईशानी के गाल जैसे टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसका मन कर रहा था कि सबकी नज़रों से दूर चली जाए। वहीं बाकी सब भी हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष सबके सामने ऐसे भी बात कर सकता है। दक्ष खुशी से बोला, भाई ने बिल्कुल सही बोला, हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी जल्द से जल्द एक प्यारा सा भतीजा या भतीजी चाहिए। तभी कल्पना जी मोक्ष को देख बोली, गधा, तुझे शर्म नहीं आती है सबके सामने ऐसी बातें करने में? अपनी मॉम की बात सुनकर मोक्ष कैजुअली बेफिक्र अंदाज में बोला, शर्म? कैसा शर्म? आप सबको ही तो जल्दी से जल्द हमारे बच्चे देखने हैं तो हम बस आप सबकी ख्वाहिशें पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सबने अपना सिर हिला दिया। उन्हें समझ आ गया वे बातों में मोक्ष से नहीं जीत सकते। तब दादी माँ बोली, ठीक है, तुम ईशानी को अपने रूम में ले जाओ, तुम दोनों थोड़ा देर रेस्ट कर लो। इतना सुनाना ही था कि मोक्ष जल्दी से उठा और ईशानी का हाथ पकड़कर बोला, चलो बेबी डॉल। इतना कहकर वो ईशानी को अपने साथ ले गया। वहीं ईशानी को तो इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। बाकी घर वाले तो मोक्ष ईशानी को देखते रह गए। दादी माँ खुशी से बोली, मोक्ष को देख लगता है बहुत जल्दी हमें खुशखबरी मिलने वाला है। कल्पना जी भी खुश होते हुए बोले, हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। पहले तो मोक्ष के बिहेवियर देखकर हमें लगता था कि हम इस जन्म में कभी भी उनके बच्चों को नहीं देख पाएंगे, पर अब तो लगता है बहुत जल्द हम दादी बन जाएंगे। दादाजी ने बस सिर हिला दिया। वहीं नव्या भी अपने दादी माँ और मॉम की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड थी। अखिलेश जी बोले, अच्छा हुआ कि ईशानी मोक्ष की ज़िंदगी में आई, नहीं तो हमेशा पहले की तरह ही रहता। इनकी बात से सब सहमत है। ऐसे भी मोक्ष ऐसे ही आज बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड पर राज नहीं करता है, वे सच में शैतान का दूसरा नाम है। वहीं मोक्ष के रूप में ईशानी बेड पर लेटी हुई थी और मोक्ष उसके ऊपर था। ईशानी मोक्ष को देखते हुए नाराज़ आवाज़ में बोली, तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कहा? मोक्ष उसके लाल गालों को पिंच करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना था बेबी डॉल, और ऐसे भी मैंने क्या गलत बोला? मैं तो तुम्हारे साथ 4-6 बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशानी को और भी शर्म आने लगी। मोक्ष को ईशानी इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। मोक्ष नीचे झुककर ईशानी के गालों को चूमने लगा। फिर मोक्ष की होंठ ईशानी के पूरे चेहरे पर घूमने लगी। धीरे धीरे मोक्ष ने ईशानी होठों को अपने होठों से भर लिया और पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। वहीं ईशानी के हाथ मोक्ष के बालों में घूमने लगे। मोक्ष का एक हाथ धीरे धीरे ईशानी के कमर और सीने पर घूमने लगा। जब ईशानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मोक्ष ने उसे आज़ाद कर दिया और उसके नेक और कॉलर बोन पर टूट पड़ा। वहीं ईशानी मोक्ष के एहसास से पूरी तरह खो गई थी। मोक्ष ने ईशानी की गर्दन से अपना चेहरा निकाल कर बोला, तुम्हें पता नहीं बेबी डॉल, तुम इस साड़ी में देखकर मेरी क्या हालत थी। आई लव यू बेबी डॉल। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की गर्दन और क्लीवेज को फिर से किस और बाइट करने लगा। वहीं मोक्ष की इतनी सेंसुअल आवाज़ सुनकर तो ईशानी को सिरहन महसूस हो रही थी। तभी मोक्ष ने ईशानी की साड़ी को उसके सीने से हटा दिया और उसके सीने पर सेंसुअली हाथ घुमाने लगा। उसके ऐसा करने से ईशानी तड़पने लगी। ईशानी की ऐसी रिस्पॉन्स देख मोक्ष के होठों पर स्माइल आ गई। उसने ईशानी के ब्लाउज की डोर को जल्दी से खोल दिया और उतार कर फेंक दिया। ईशानी की आंखें शर्म से बंद हो गईं। मोक्ष ने उसकी इनर वेयर को भी निकाल दिया। इस वक्त ईशानी की
अपर बॉडी बिल्कुल नेक्ड थी। ईशानी की मक्खन जैसे मुलायम शरीर को देख मोक्ष मदहोश होने लगा। उसने ईशानी की एक उभार को अपने मुंह में लेकर किस और शक करने लगा और दूसरे को प्रेस करने लगा। धीरे धीरे किस बाइट में बदल गया। थोड़ी देर में ईशानी के नेक, कॉलर बोन, सीना और बालों पर मोक्ष के दिए लाल निशान दिखाई दे रहे थे। वे दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ईशानी का फ़ोन रिंग करने लगा। ईशानी ने साइड से अपना फ़ोन उठा लिया। ये देखकर मोक्ष चिढ़ गया। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उन दोनों को स्पेशल मोमेंट में उन्हें डिस्टर्ब करे। ईशानी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन नंदिनी ने किया था। थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी ने मोक्ष को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा तमतमाया हुआ था। ईशानी ने मोक्ष को हक कर लिया और मोक्ष को देखते हुए प्यार से बोली, प्लीज़ मुझे अभी जाना होगा। ऐसे भी कल तुम्हें भी आना है पूजा में। मैं चाहती हूँ दादाजी, दादी माँ और बाकी सब तुमसे कल मिले। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने चिढ़ते हुए उसे देखा। उसके बिल्कुल भी मन नहीं था अपनी बेबी डॉल को छोड़ने की। ईशानी ने इतने प्यार से बोला था कि मोक्ष मान गया। उसे भी अपनी बेबी डॉल के बर्थडे के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी थी। ईशानी वहाँ से अपने ऑफिस चली गई। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। रात को ईशानी मेहरा मेंशन लौट आई। नंदिनी भी वापस आ गई थी। वैसे भी कल तो उन सबको अनुजा के घर जाना ही है, क्योंकि इस बार वहीं पूजा होने वाला था। डिनर के टाइम पर सुकेत जी और आरती जी दोनों ईशानी को बार बार देख रहे थे। वहीं प्रिया तो गुस्से से ईशानी को घूर रही थी। पहले हर साल उसके मॉम, डैड और भाई रात को 12 बजे उसे सरप्राइज़ देते थे। इस बार ईशानी की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। उसे इस बार पता नहीं था कि उसके मॉम, डैड और भाई पहले की तरह उसे सरप्राइज़ देंगे भी कि नहीं। डिनर होने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। आज प्रिया की आंखों में नींद ही नहीं थी। वे बस सोने का नाटक कर रही थी, जैसे ही रात के 12 बजे का इंतज़ार कर रही हो कि कब उसके मॉम, डैड और भाई उसे सरप्राइज़ देने आएंगे। ऐसे ही वेट करते करते 15 मिनट बीत गए, पर ना तो उसके मॉम, डैड ना भाई कोई नहीं आया। तो प्रिया समझ गई इस बार कोई भी उसे सरप्राइज़ नहीं देने वाला। प्रिया ने ये सोचकर गुस्से से उठकर बेड पर बैठ गई। क्यों सब कुछ बदल गया है? यह सब कुछ ईशानी की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से उसके मॉम, डैड और भाई उससे दूर हो गए हैं। सोच सोच कर प्रिया किसी पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी और रूम का गेट खोल कर बाहर चली गई। पर जैसे ही बाहर गई उसे पटाखे की शोर सुनाई दिया। घर में भी लाइट्स जल रहे थे। उसका रूम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से उसे अभी तक बाहर के साउंड नहीं आई थी। उसने हॉल में देखा एक सर्वेंट था। प्रिया उसके पास जाकर पूछी, ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों? उसका सवाल सुनकर वे सर्वेंट जो अंदर कुछ काम कर रहा था, वे बोला, मिस, वे बाहर ईशानी मैम के बर्थडे की वजह से उन्हें ऐसे विश कर रहे हैं और घर के सभी लोग भी बाहर ही हैं। ये सुनकर प्रिया गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सब कुछ छीनने वाला हो। जैसे ही बाहर पहुंची उसने देखा उसके मॉम, डैड, भाई सब वहाँ मौजूद थे। ईशानी और उसके दोस्त दोनों भी वहीं मौजूद थे। बाहर बहुत सारे कलरफुल क्रैकर्स आसमान में जाकर खूबसूरत पैटर्न में डिवाइड हो रहे थे और उसके बीच खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे ईशानी शो हो रहा था। अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।